एक बार फिर आपको इस्लामाबाद बराह रास्त लिए चलते हैं, जहां पर हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी के हवाले से वफाकी वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कहते हैं, असिस्टेंस देते हैं जो बेल नहीं करा सके या कुछ। पहले 60 साल होता था, अब हमने 40 ईयर्स कर दिया है कि 40 एंड अबव जो भी प्रिजनर्स होंगे उनको हम ये एड और असिस्टेंस दे सकेंगे। फिर कई कवानीन हमने बनाए हुए हैं, जैसे मैंने डिसेबिलिटीज़ बिल की बात की जो अभी डिफरेंट जगहों पे अटके हुए हैं, प्रोसीजरल इश्यूज़ हैं। हमने क्या कहते हैं, टॉर्चर का बिल हमारा लॉ मिनिस्ट्री वेट कर रही है। क्रिश्चियन एंड मैरिज डिवोर्स बिल, आपको पता है पाकिस्तान उन ममालिक में से है जो माइनॉरिटीज़ को अपने पर्सनल लॉज अलाउ करता है। यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट पास हुआ, क्रिश्चियन मैरिज बिल और डिवोर्स और मैरिज बिल अटका हुआ है क्योंकि बहुत से सेक्ट्स हैं क्रिश्चियनिटी के पाकिस्तान में, और एक सेक्ट ने अभी कहा है कि हम सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो वो अब हम निगोशिएशंस चल रही हैं क्योंकि जब तक वो लोग खुद नहीं राज़ी होंगे हम इस बिल को आगे पुश नहीं करना चाहते। हमारा डोमेस्टिक वायलेंस बिल ह्यूमन राइट्स स्टैंडिंग कमेटी में नेशनल असेंबली में है और ये क्या कहते होपफुली जल्दी निकल जाएगा। पिछले साल जो डिलेज हुई थी इस कमेटी में होपफुली अब नहीं होंगी। हमारा सीनियर सिटीजन्स बिल ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है, यही ह्यूमन राइट्स कमेटी में अटका हुआ है। कल भी चेयरमैन बिलावल जरदारी को मैंने रिक्वेस्ट की थी कि साल हो रहा है, आप मेहरबानी से इस बिल को पास करें। ये सीनियर सिटीजन्स बिल है, इसमें कोई सियासत खेलने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है कि वो बिल अब होपफुली प्रोसेस करके करेंगे। कॉर्पोरल पनिशमेंट बिल है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहले दिन जब आए थे पहली कैबिनेट मीटिंग में कहा कि ये बच्चों को जो स्कूलों में मार पिटती है इसको बंद कर देना चाहिए कॉर्पोरल पनिशमेंट बिल। वो इंटीरियर मिनिस्ट्री ने अब टेबल करना है, पूरा तैयार है, कैबिनेट ने उसको अप्रूव कर दिया है, होपफुली वो करेंगे। और एक इशू जो मैं समझती हूँ कि जमहूरियत के लिए बहुत लाजमी है वो हमारा इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस बिल है, जो कि लॉ मिनिस्ट्री अब उसको वेट कर रही है, सारे स्टेक होल्डर्स से बात हो रही है। ये हमारा, और आपको अगर आप प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले के स्टेटमेंट्स भी देखें तो प्राइम मिनिस्टर ने इसमें बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन ली हुई है इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस की, क्योंकि किसी जमहूरियत में आप इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस नहीं कर सकते। हमारा जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल, शिबली साहब अब आ गए हैं, हमने इनको रिक्वेस्ट किया है, वो पिछली जो SAPM थी उन्होंने कुछ डिलेज किए थे, बट शिबली साहब ने वादा किया है कि जल्द इस बिल को हमारे साथ बैठ के जो इनकी मिनिस्ट्री का बिल है देखेंगे और जल्द प्रोसेस करेंगे, क्योंकि हमारे बिल में हमने सारी जर्नलिस्ट कम्युनिटी से कंसल्टेशंस की थी। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स वालों ने भी इनपुट दिए थे, तो हमने बहुत कंसल्टेशंस करके एक बड़ा इनका ऑल इनकम्पसिंग बिल बनाया था जिसमें ओनर्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, इंश्योरेंस थी, बहुत सी चीज़ें डाली हैं उसमें, सेफ्टी सिक्योरिटी थी, प्रोटेक्शन ऑफ सोर्सेस था। तो ये बहुत कॉम्प्रहेंसिव बिल है और होपफुली ये जल्द अब हम बना के तो आगे पे CCLC के बाद ले जाएंगे आगे। इसके अलावा मैं बताती चलूँ कि हमने ह्यूमन राइट्स वायलेशंस मॉनिटर करते हैं मुल्क में। हमारे पास 6000 से ज़्यादा केसेस आए हुए हैं जो हमने रिड्रेस किए हैं ओवर द 2 ईयर्स। फिर हमारे क्या कहते हैं कंप्लेंट्स जो सिटीजन्स पोर्टल, प्राइम मिनिस्टर सिटीजन्स पोर्टल पे आते हैं, वो ऑलमोस्ट 17,000 हमने रिड्रेस करके लोगों को सेटिस्फाई किया है। हमारी हेल्पलाइन बहुत एक्टिव है, हमें 5 लाख कॉल्स आई हैं 2 साल के अंदर, और हमने लीगल सर्विसेज जिन लोगों ने मांगी हैं वो 11,000 लोगों को हमने लीगल सर्विसेज प्रोवाइड किए, क्योंकि हमारी हेल्पलाइन पे वकला भी बैठते हैं। एंड ये रात के 10-11 बजे तक खुली होती है, पहले 24 आवर्स होती थी, अब कोई फंडिंग की वजह से कम हो गई है। बट हमने कोविड के ज़माने में एक चीज़ की है कि एक सीक्रेट कोड है कि अगर कोई ख़वातीन को ख़ास तौर पे तशद्दुद हो रहा हो, वो घर से निकल नहीं सकती, वो फ़ोन पे बात नहीं कर सकती, तो वो हेल्पलाइन पे फ़ोन करके एक सीक्रेट कोड सिर्फ प्रेस करेंगे तो हमें पता चल जाएगी उनकी लोकेशन और वहाँ हेल्प पहुँच सकेगी। तो मैं समझती हूँ ये भी बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और क्या कहते हैं, एक चीज़ रजिस्ट्री हमने प्रिपेयर की है, अब इंटीरियर से और नादरा से बात हो रही है, सेक्स ऑफेंडर्स रजिस्ट्री, क्योंकि जब आप सेक्स ऑफेंडर्स रजिस्ट्री बनाएंगे तो फिर आपको जो
और दुनिया में मुल्क में लोग सेक्स ऑफेंडर्स हैं उनकी लिस्ट आ जाती है, ताकि अगर कोई पाकिस्तानी बाहर पकड़ा गया हो, जैसे हुआ है इधर, और वो वापस आ रहा हो पाकिस्तान में, तो हमें पता चलेगा कि इसका इज ही अ सेक्स ऑफेंडर, ताकि हुकूमत पहले से तैयार हो। और इससे फिर मैं आऊँगी कि तीसरा जो हमारा पहलू है कि अवेयरनेस और सेंसिटाइजेशन। हमने चाइल्ड अब्यूज़ पे बहुत कैंपेन शुरू की है, हमने टीवी पे छोटे वो वीडियोस भी पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन की किए हैं। इस्लामाबाद के एरिया में मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल्स में जाती रही हूँ क्रिएटिंग अवेयरनेस, और हमने हर इलाके में इस्लामाबाद के सिटीजन्स ग्रुप्स बनाए हैं, उनको मटेरियल दे रहे हैं कि वो खुद अपने इलाकों में लोगों को अवेयरनेस दें चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में। और अब ये कोविड ज़रा और रिलैक्स हो जाए तो फिर से हम अपने खुद जाके मैं इस्लामाबाद के स्कूल्स में ये इशू टेकअप करूँगी। हमने सेंसिटाइज, एक जो पाकिस्तान की कई बड़ी अच्छी सक्सेस स्टोरीज़ हैं इंसानी हकूक़ के हवाले से, एक तो पर्सनल लॉज माइनॉरिटीज़ के, दूसरा ट्रांसजेंडर कानून जो हमारा है। 6-7 मुल्क हैं दुनिया में जिनके पास ये ट्रांसजेंडर का कानून है, लेकिन इसकी ओनरशिप नहीं ले रहा था। हमारी हुकूमत आई, हमारी मिनिस्ट्री ने इसकी ओनरशिप ली, और अब ट्रांसजेंडर सेंसिटाइजेशन हमने की है जुडिशरी के साथ, पुलिस के साथ। हमने ट्रांसजेंडर वार्ड बनाया है पिम्स में, अलहदा ट्रांसजेंडर्स एम्प्लॉय किए हैं, बल्कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो सबसे पहले सीडॉ की कॉन्फ्रेंस में हमारी डेलीगेशन में हमने अपने ट्रांसजेंडर को साथ लेके गए। सो वो बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट है कि मेन स्ट्रीमिंग ट्रांसजेंडर्स की। अब हमारा ट्रांसजेंडर सेंटर भी खुलने वाला है, तो इंशाल्लाह ये जो डेवलपमेंट है ये हम समझते हैं पाकिस्तान का एक बड़ा प्रोग्रेसिव स्टेप फॉरवर्ड है। आजकल हमारा फिल्म फेस्टिवल ऑन ह्यूमन राइट्स चल रहा है, 12 ह्यूमन राइट्स स्टोरीज़ हैं, और जिसमें सबसे पहले हमने एक फिल्म दिखाई थी कश्मीर के ऊपर, फरियाद। एंड दिस ब्रिंग्स मी टू कश्मीर पे जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से हमारी मिनिस्ट्री ने और मैंने एक्शन लिया है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का एक बहुत पावरफुल नैरेटिव था, लिंकिंग मोदी एंड क्या कहते नाटसीज़म एक तरफ, और मोदी का जो हिंदुत्व सुप्रीमेसिस्ट एजेंडा है वो इकट्ठे लिंक करना, फैशिस्ट का एजेंडा। और इस हवाले से जब वो सीज हुआ है August 5 को जो हिंदुस्तान ने किया, उसके बाद ह्यूमन राइट्स हाई कमिश्नर को मैंने ख़त लिखा, क्योंकि 2 रिपोर्ट्स आई हुई हैं उनकी। मैंने 18 स्पेशल मैंडेट होल्डर्स को ख़त लिखा, जिनकी स्टेटमेंट अभी रिसेंटली फिर आई है कंडेमिंग जो हिंदुस्तान कर रहा है ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में। हमने UN ओचा को लिखा कि आप एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाएं, उस पर अनफॉर्चुनेटली फॉलो अप एक्शन नहीं हो सका, बट बहरहाल कश्मीर के इशू को हमारी मिनिस्ट्री ने ह्यूमन राइट्स एंगल से टेकअप किया हुआ है, और हम इस पे बहुत एक्टिवली इसको परस्यू कर रहे हैं। और मैं इस वास्ते जिनीवा भी गई थी ह्यूमन राइट्स काउंसिल में, एंड आई एम इन टच विद द UN ह्यूमन राइट्स हाई कमिश्नर। हमारा क्या कहते विमेन के ऊपर जेंडर बेस्ड वायलेंस पे, विमेन इनहेरिटेंस राइट्स पे काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के साथ मिलके उनके जो हेड है उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दी है। हम ये पब्लिसाइज कर रहे हैं, लोग ख़वातीन को बता रहे हैं उनके हकूक़ क्या हैं, विरासत क्या है, कि क्या उनके हकूक़ हैं, उनको मिलने चाहिए। तो ये हम पुश कर रहे हैं, और ये हम उन क्या कहते हैं प्रोविंसेस के साथ कर रहे हैं, क्योंकि आफ्टर 18th अमेंडमेंट प्रोविंसेस के पास काफ़ी अथॉरिटी चली गई। और इधर मैं फाइनली कहती चलूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने एक कमेटी बनाई थी हमारे साथ, मेरे अंडर के विमेन प्रिजन्स का हाल, विमेन प्रिजनर्स का रिपोर्ट पेश करें। वो रिपोर्ट तैयार हो गई है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक प्राइम मिनिस्टर को हम दिखाएंगे कि हर प्रोविंस में क्या शॉर्टकमिंग्स हैं, क्या चीज़ें करनी चाहिए विमेन प्रिजनर्स के लिए। तो हमारी इंसानी हकूक़ का हर इट्स क्रॉस कटिंग अक्रॉस अदर मिनिस्ट्रीज़, और इस सिलसिले में बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स का एजेंडा भी हमने टेकअप कर लिया है। हम अपने रीजनल ऑफिसेस भी टेकअप कर रहे हैं, और इंडिविजुअली मेरे पास कोई 90 केसेस अब तक आए हैं लोगों के, चाहे AJK में हो चाहे सिंध में हो, एंड हमने वो रिजॉल्व किए हैं। ख़वातीन के साथ कोई जुल्म हो रहा हो, किसी बच्चे के साथ, जो केसेस इंडिविजुअली भी आते हैं हम उनको टेकअप करते हैं। सो जो मैं कहना चाह रही हूँ कि हमारी हुकूमत का फोकस इंसानी हकूक़ का बहुत सेंट्रल है,
हमारे एजेंडा का, क्योंकि ये हमारी आइडियोलॉजी, पीटीआई की आइडियोलॉजी का हिस्सा है और हम इसको बहुत एक्टिवली परस्यू कर रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि इसी वास्ते हमारी मिनिस्ट्री का प्रोफाइल बढ़ता जा रहा है इस हुकूमत के, जाना कि पिछली हुकूमतों का मेरा नहीं ख्याल किसी ने कभी पूछा होगा कि इंसानी हकूक़ की वजारत में काम क्या हो रहा है। लेकिन अब हमसे पूछते हैं, हमें क्रिटिसाइज़ करते हैं, हम इंगेज करते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारा राइट्स बेस्ड अप्रोच जो है उससे हर शहरी को जो उसकी आईनी हकूक़ है वो मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। प्रोजेक्ट यूजुअली गवर्नमेंट्स नहीं करती, स्पेशली जब इकॉनमीज़ मेल्ट हो रही होती हैं, तो मैं इसको डेकेड्स और डैम भी कहूँगा जो इमरान खान साहब की सरबराही में बन रहे हैं। और 112 छोटे डैम्स भी हम बना रहे हैं, लेकिन जो हमारे मेजर डैम्स हैं उसके अंदर हमने कोई तासुब या कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की। सारे सूबों को इक्वली हम लेके चल रहे हैं, सारे सूबों के अंदर बड़े डैम्स बन रहे हैं और मैं उसमें शुक्रगुजार हूँ सुप्रीम कोर्ट का, इम्प्लीमेंटेशन बेंच का, जिसकी वजह से हमें बड़ी मदद मिल रही है। मैं इस्टेब्लिशमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इंडस वाटर के अंदर, क्योंकि इंडिया के साथ हमारा पानी की सिक्योरिटी का मसला है और हम अपना राइट को सिक्योर भी कर रहे हैं, प्रिक्योर भी कर रहे हैं, कि प्राइम मिनिस्टर साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए और ट्रांसपेरेंसी को सामने रखते हुए हमने नैब से भी सारी चीज़ें शेयर की हैं। जो हमसे सवाल किया, 2 डॉक्यूमेंट्स अगर हमसे मांगे तो हमने उनसे कहा जी आपके लिए पूरा दफ्तर अवेलेबल है, ताकि ये जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो बड़े मंसूबे हैं वो आगे हम हैं या नहीं हैं, लेकिन हमारे आगे भी ये प्रोजेक्ट्स ना रुकें। नंबर 1, 25% अभी हमारा हिस्सा है उमर अयूब साहब की कंट्रीब्यूशन के अंदर, एनर्जी के अंदर, लेकिन जब हमारे ये सारे प्रोजेक्ट्स खड़े हो जाएंगे इंशाल्लाह तो 40% हमारा हो जाएगा, जिसका बेनिफिट पाकिस्तानी कौम को होगा। ये वो डैम्स हैं जो अयूब खान साहब के बाद बनने थे, अनफॉर्चुनेटली नहीं बन सके, इफ्तिताह भी हुए, रिबन्स भी कटे। मैं उस सभी सियासी पहलू पे नहीं जाना चाहता, लेकिन हमने सारे डैम्स एग्जीक्यूट किए हैं, रिबन्स कम काटे हैं, ग्राउंड पे मशीनरीज और कॉन्ट्रैक्ट डिस्पर्स किए हैं। ट्रांसपेरेंसी सुप्रीम कोर्ट, नैब और बाकी सारे इदारों के अंदर 100% हमने मेक श्योर किया है कि हम कोई भी 0.% की भी कहीं कोई वायलेशन ना कर सके। इस सब चीज़ों का सहरा जो है वो मेरी वजारत की टीम, जिसमें मेरे ऑफिस बॉयज़, प्यून्स, ड्राइवर से लेकर मेरे मातहत इदारे और उनके चेयरमैन, उनकी टीम, स्पेशली वापडा उनके चेयरमैन की ज़बरदस्त खिदमात, मेरे सेक्रेटरी, मेरे JS, मेरे इरसा की टीम, मेरे फ्लड कमीशन की टीम, ये सारा क्रेडिट और सारा सहरा जो है इमरान खान साहब के बाद मैं उनके नाम करता हूँ। उनकी कामयाबी की वजह से आज मैं इस काबिल हूँ कि पाकिस्तानी कौम के सामने बैठ सकूँ, और उनकी जो भी अनइंटेंशनल मिस्टेक हैं, जो इंसान ने गलती करते हैं, उनकी सारी मिस्टेक्स जो ना सोच समझे गलती हो जाए इंसान से, उनकी सारी मिस्टेक्स का जिम्मेदारी मेरी है और सारे अच्छे कामों का क्रेडिट और सहरा उनकी तरफ जाता है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मेरी वजारत के अंदर जो प्रोजेक्ट्स का अमाउंट है वो 1.1 ट्रिलियन है, जो मेरे ख्याल से बहुत ही मेगा फाइनेंसिंग एरिया है इस गवर्नमेंट का। और इमरान खान साहब की हुकूमत की ब्यूटी और बेस्ट बात यह है कि पानी के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस हमने किया गया है। इंडिया के साथ भी हम एमिकेबली चीज़ें लेके चल रहे हैं और अपने राइट्स को सिक्योर भी कर रहे हैं, और जॉब्स जनरेट हो रही हैं, थाउजेंड्स में हो रही हैं, कहीं 16,000 हो रही हैं, कहीं 8,000 हो रही हैं, कहीं 24,000 हो रही हैं। पैरेलल इंडस्ट्री को हम बहुत फ़ायदा दे रहे हैं, लोहा, सीमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोफेशनल स्टाफ और ये सब चीज़ों के अंदर। तो अल्लाह की मेहरबानी है कि बाय फार वी आर परफॉर्मिंग, और हमने कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं सोच के किया कि इसकी वजह से हमें वोट मिल जाए, क्योंकि सारे प्रोजेक्ट 8, 10 साल, 6 साल, 7 साल की का टाइम पीरियड रखते हैं। हमारे पास एक ऑप्शन ये था कि हम छोटे छोटे मंसूबे करते 2-3 साल के, और अगली बार परफॉर्मेंस दिखाने के लिए हम खड़े होते हैं। और ये मैंने इमरान खान साहब को जाके पूछा भी था, तो उन्होंने कहा पाकिस्तान की सालमियत और कौम की कामयाबी के लिए काम करो, वोट मिले ना मिले, इलेक्शन जीते या ना जीते, ये अल्लाह के हाथ में सारी चीज़ें हैं। हम अपनी काविशों कोशिश करेंगे। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मैंने आपको मोटी मोटी 4 चीज़ें बताई, मैं फिर आपको रिमाइंड कर दूँ। क्रेडिट रेटिंग हमारी आ गई है, हमें किसी गवर्नमेंट पाकिस्तान की सॉवरेन गारंटी की ज़रूरत नहीं है। ये वाहिद वजारत है 65 साल के अंदर जिसने ये मार्का मारा है अल्लाह की मेहरबानी से। हम 20% पैसा गवर्नमेंट पाकिस्तान से ले रहे हैं इन हालात में, 80% हम कर रहे हैं। टर्न अराउंड साइकिल हमारी सारे प्रोजेक्ट्स की 8 से 10 साल पे बैक है। 95.6% पे आप अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी यूज़ कर सकते हैं कोई भी बेहतरीन मुल्क के अंदर। अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह का करम है, मेरी टीम की कामयाबी है, टेक्निकल लोग वो हैं
हम 98.2% की कैपेसिटी पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो अनहर्ड और अनसीन है, जिसको इंडोर्स किया वर्ल्ड बैंक ने, एशियन बैंक्स ने, और हमने आउट ऑफ द बॉक्स सारे सेटलमेंट्स कर दिए, ज़मीनें खरीद दी हैं, पैसे दे दिए, कॉन्ट्रैक्ट्स करके अवार्ड करके ग्राउंड पे सारा काम शुरू करा दिया है। और उसके लिए मैं आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत जल्द इन्वाइट भी करूँगा, साथ लेके भी चलूँगा, ताकि आप लोग अपनी आंख से भी देख सके। बाकी शिबली साहब डिटेल्स हम बाद में करते रहेंगे। मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, और मीडिया और आपकी इजाज़त से सर मुझे लाहौर के लिए निकलना है, तो मुझे आप इजाज़त दे दीजिएगा। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी, शुक्रिया साहब। मैं अभी बस ये मिनिस्ट्री हमारी एक बड़ी, देखें आमतौर पे पोर्ट्स एंड शिपिंग की मिनिस्ट्री एक बड़ी ऐसी एक मिनिस्ट्री थी जिसका कि कोई इंटरफेस होता नहीं था, लेकिन अली जैदी साहब ने आकर, मुझे कोई फिक्र नहीं है, बैठे हुए हैं जी, बैठे हुए हैं, बैठे हुए जी। अवैध भाई, अब मेरे से कोई एक दो सवाल करना है तो सर मेरी गुजारिश होगी, कर दे, वरना मैं निकल जाऊँ। वैसे मैं इनको कहते हैं, मैं कल फिर बुला लूंगा, कोई बात नहीं। कल भी हम कर रहे हैं, कल भी एक सेशन कर रहे हैं, कल भी एक सेशन कर रहे हैं हम। कल इनके 2 सवालात याद रखिएगा और उनको छोड़ना नहीं है। मैं कल आके सारे सवाल हाँ ठीक है, नहीं कल लास्ट सेशन है हमारा, ठीक है जी 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 जी। अली साहब, अली जैदी साहब, हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शिबली फराज साहब, ये बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है आपका, और ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है। और ये भी ट्रेडिशन है हमारे जमात का कि पॉलिटिक्स में बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा आगे नहीं हुआ। वैसे अली साहब, तो थैंक यू वेरी मच। आप इधर आ जाएं, ये सारे सही है, सही उधर हो रहा है, आवाज़ आ रही है ना, हिलने की जरूरत नहीं है। हाँ नहीं, मैं आप लोग मैं इसके इसी का तो डर है, ताकि गलत ना समझ लें, माइक में आवाज़ सारा सही रिकॉर्ड हो जाए ना। ये ना आवाज़ आपकी हर जगह जाती है, फवाद, और कराची वालों को सही आती है। अच्छा जी, वो भी जहाज में। अच्छा जी, तो कौन सा माइक है? ये ले, ठीक हो गया। अच्छा जी, ठीक हो गया। तो जैसे मैं कह रहा था कि पहले तो शिबली साहब, आप मुबारक, आपको बहुत मुबारक। और अगर ये इसी तरह, ये असल में जमहूरी रिवायत यही रखनी होती है कि आप जवाबदेह होते हैं अवाम के सामने और मीडिया के सामने, और आपको सवालों के जवाब देने होते हैं। ये नहीं होना चाहिए कि अगर आपसे पूछें कोई सवाल कि अपार्टमेंट कहाँ से ख़रीदे थे, तो आप उसके ऊपर इंस्टीट्यूशन पे पथराव शुरू कर दें। तो जो सवाल है आप पूछें और आपको जवाब इसके मिलेंगे। देखिए जी, जो वजारत है, जैसे शिबली साहब ने कहा, पहले ये पोर्ट्स एंड शिपिंग कहलाती थी, और अब ये मिनिस्ट्री ऑफ मैरी टाइम कहलाती है, मैरी टाइम अफेयर्स। इसके जो जब ओथ लिया था, तो जो पहले इसका जो सॉर्ट ऑफ कॉन्सेप्ट था, या जो लोग इसके बारे में सोचते थे, तो पहली चीज़ आती थी कि जनाब प्लॉट बेच दिए KPT के, और पोर्ट कासिम के प्लॉट बेच दिए, और जनाब बड़ा माल कमा लिया, जो कि सही सोचते थे। ये भी मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई गलत कोई नहीं सोचता था, ये सही सोचते थे कि जी प्लॉटों पे कब्जा करा लो, और पोर्ट कासिम के प्लॉट जो इंडस्ट्रियल प्लॉट्स हैं वो सस्ते दामों बेच दो और माल बनाओ। और कोई इसके अंदर कभी कोई सीरियसली किसी ने सोचा नहीं कि ये मैरी टाइम का सब्जेक्ट जो है ये कितना डीप और कितना बड़ा है। सबसे बड़ा चैलेंज यही था, सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि जो ब्लू इकॉनमी कॉन्सेप्ट्स हैं दुनिया में, वो जब मैं बात करता था तो लोग मुझसे पूछते थे ये ब्लू इकॉनमी क्या चीज़ है, तो समझाना पड़ता था और आज भी समझाना पड़ता है। और प्राइम मिनिस्टर ने जो का मैं शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने एक अप्रिशिएट किया, ट्वीट की थी हमारे मिनिस्ट्री की एक शिपिंग पॉलिसी पे। तो मुझे बड़े बड़े काफ़ी पढ़े लिखे, मुझसे ज़्यादा पढ़े लोगों का फ़ोन आया, लोगों का, उन्होंने कहा जी ये ब्लू इकॉनमी क्या होती है। तो
तो उसको पहले आसानी से समझा देंगे, जैसे इंडस्ट्रियल इकॉनमी होती है, एग्रीकल्चर इकॉनमी होती है, डिजिटल इकॉनमी होती है, इसी तरह ब्लू इकॉनमी भी होती है जो कि सी शोर से लेके और सी ट्रेड और वो सारा इसके अंदर इनकम्पस होता है। और ये ग्लोबली इसके जो नेट एसेट्स हैं वो एस्टिमेटेड $23 ट्रिलियन के हैं। दुनिया के अंदर जो भी आप मुल्क उठा लें, तरक्की याफ्ता मुल्क या कोई भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री का कोई टॉप शहर ले लें, न्यूयॉर्क ले लें, न्यू जर्सी ले लें, सैन फ्रांसिस्को ले लें, अमेरिका का कोई शहर ले लें, इंग्लैंड का लंदन ले लें, इधर आ जाएं, इसमें मलेशिया पूरा ले लें, चाइना की पूरी डेवलपमेंट देख लें आप, जितने भी बड़े शहर हैं, दुबई देख लें जो कि कंटेम्प्रेरी सबसे आखिर में नया पोर्ट वो बना हुआ है। जितने भी बड़े शहर हैं वो सारे पोर्ट सिटीज़ होते हैं। और कॉन्सेप्ट हमेशा ये होता है कि पोर्ट्स जो होते हैं वो शहर की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बहुत बड़ा उनका हाथ होता है। सैडली हमारे पास ये कॉन्सेप्ट कभी क्लियर नहीं था, तो सबसे बड़ा चैलेंज मुझे ये रहा कि पहले अपने आप को भी एजुकेट करना सारी दुनिया के पोर्ट्स देख के, और बाकी फिर अपने कॉलीग्स को भी और बाकी लोगों को भी, और जो पोर्ट चलाने वाले लोग हैं उनको भी, कि जनाब ये देखें ये ब्लू इकॉनमी का ये सब कुछ हिस्सा है। अभी जो वर्ल्ड बैंक डिफाइन करता है ना ब्लू इकॉनमी, उसमें वो पोर्ट्स भी डिफाइन करता है, शिपिंग भी डिफाइन करता है, एनर्जी भी डिफाइन करता है, क्योंकि ये दोनों भाई बैठे हुए हैं। सबसे ज़्यादा वजीर कोई मुझे अगर फ़ोन करता है तो ये नदीम बाबर या उमर अयूब। वो कहते हैं जी कोयले का जहाज़ लगा दो, वो कहते हैं जी LNG का जहाज़ लगा दो, वो कहते हैं जी पेट्रोलियम का जहाज़ लगा दो, वो कहते हैं जी मो गैस का लगा दो। तो ये एक, अगर आपके पोर्ट्स बंद हो जाए तो ये सारा जो फ्यूल है, जिसकी उमर थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि इम्पोर्टेड फ्यूल के ऊपर आपकी 70% एनर्जी बनती है, वो इम्पोर्टेड फ्यूल सारा का सारा पोर्ट्स पे आता है। ये और भी इसके साथ कोस्टल टूरिज्म डेवलपमेंट, जितना सारा कोस्ट है वो क्योंकि पोर्ट्स के साथ की सारी ज़मीन होती है, वो सारी ज़मीन पोर्ट्स की होती है। आप कराची से जो वाकिफ़ है, दुनिया भर के अंदर जो समंदर के सामने ज़मीन है वो सबसे महंगी ज़मीन होती है, और हमारे पास कराची में माशाल्लाह जो KPT की सारी ज़मीन पोर्ट के सामने है वो सारी की सारी इंक्रोच हुई हुई है। वो सारी KPT की ज़मीन इंक्रोच हुई ओवर द ईयर्स, ओवर द वफाकी वज़रा मीडिया ब्रीफिंग दे रहे हैं।